नमस्कार साथियों, नमः संस्कृताय। आज मैं ऐसे छात्रों के लिए सूचना लेकर के आया हूं जो छात्र खासकर ग्रामीण अंचल या शहरी क्षेत्र में भी निचले तबके से आते हैं, जो जानकारी के अभाव से योग्यता रखते हुए भी अच्छे पदों पर नहीं पहुंच पाते। उन्हें ये जानकारी नहीं होती कि हमें करना क्या है, हम तैयारी कैसे करें, हम उच्च पदों पर कैसे जाएं। तो आज मैं इस उद्देश्य को लेकर के और खासकर एमपीपीएससी एमपीपीएससी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। एमपीपीएससी का नाम सुन करके ही लोग डर जाते हैं। अब इससे डरने की कोई बात नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम एमपीपीएससी के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में एक प्रश्न उठता है कि ये बहुत बड़ा पेपर है, यह बहुत बड़ी परीक्षा, बहुत कठिन परीक्षा, मैं नहीं कर पाऊंगा या मैं नहीं कर पाऊंगी, हम इतना पैसा नहीं लगा सकते। तो इस बात को अपने माइंड से एकदम निकाल दो कि तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। अपने माइंड में इस बात को रखो कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मैं ऐसा कर सकती हूं। यदि यह बात तुम्हारे माइंड में है तो निश्चित है कि तुमको सफलता जरूर मिलेगी। मैं आपको बता दूं कि यदि हमें कोई कार्य करना है, हमें उसके बारे में पूर्ण जानकारी है, तो हम वह कार्य क्यों नहीं कर सकते? वह कार्य हम कर सकते हैं। यदि हमें पूर्ण जानकारी है, तो हम वह कार्य कर सकते हैं। और यदि हमें जानकारी नहीं है तो वह कितना भी सरल कार्य हो, हम उस कार्य को नहीं कर सकते। बच्चों, अब डरने की कोई बात नहीं है। कार्य करो, पढ़ो। आप 12th पास कर चुके हैं और 12th पास करने के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, जरूर करेंगे। कहीं ना कहीं से ग्रेजुएशन करेंगे और ग्रेजुएशन करने के बाद किसी प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट जॉब या घर में पैसे के अभाव से अपने घर में बैठ जाते हैं। तो अपने अंदर जो नेगेटिवता है, उस नेगेटिवता को त्याग करके और आप सभी पॉजिटिव बने और अपने घर का काम करते हुए अपने घर में ही एमपीपीएससी की तैयारी करें। आज मैं आपको एक जानकारी दूंगा और आशा करूंगा कि आप सब लोग इस जानकारी से संतुष्ट होंगे और यह संपूर्ण जानकारी आप पा करके और तैयारी में लग जाइए। मैं एक सिलेबस की जानकारी दूंगा, परीक्षा क्या होती है, कितनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, कितने पेपर होते हैं, किस सब विषय के होते हैं, यह संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने जा रहा हूं। चलो आगे बढ़ते हैं देर ना करते हुए। लिखा है परीक्षा योजना। क्या? परीक्षा योजना। ये बात सही है कि जब तक तुम किसी कार्य की योजना नहीं बनाओगे, जिस प्रकार परीक्षा ने अपनी योजना बना ली कि हमें पूछना क्या है, उसी प्रकार आप उसको बना लो कि हमें पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। यह योजना आपको भी बनानी पड़ेगी और यह सफलता का पहला सूत्र है। पहला सूत्र है कार्य योजना। यानी पढ़ना है, जो तैयारी करना है उसके बारे में। परीक्षा योजना जैसे अपनी भी
तैयारी की योजना होनी चाहिए कि हमें कितना पढ़ना है, किस समय में पढ़ना है, और सबसे बड़ी सफलता का जो सबसे बड़ा सफलता का सूत्र है वह है नियमितता। यदि नियमितता नहीं है तो आप कितना भी पढ़ने वाले हो सफल नहीं हो सकते। तो इस बात को जरूर ध्यान रखें, नियमितता जरूर रखना इस तैयारी को करने के साथ साथ। और परीक्षा योजना के बाद पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम मतलब प्रश्न कब क्या पूछे जाएंगे, कहाँ से प्रश्न आएंगे, यह जानकारी इसमें मिलेगी। किस विषय से आएंगे यह जानकारी इसमें मिलेगी। किस प्रकार के प्रश्न आएंगे यह जानकारी इस वीडियो में दी जाएगी। चलो तो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले तुमको हम बता दें कि यह जो 3 क्रमिक चरण होते हैं, क्रमिक यानी क्रमशिला, इसके 3 चरण होते हैं। एमपीपीएससी कितने चरण में करवाती परीक्षा? 3 चरण में। पहले चरण में वह प्रारंभिक परीक्षा होगी, जिसे आप लोग प्री परीक्षा के नाम से जानते हो। किसके नाम से? प्री टेस्ट। तो प्रारंभिक परीक्षा होगी जिसमें वस्तुनिष्ठ मतलब कैसे क्वेश्चन जानते हो? जैसे 10वीं 12वीं वो 20 नंबर 25 नंबर के क्वेश्चन आते ना, जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न कहते हैं या वैकल्पिक प्रश्न कहते हैं। तो एक प्रश्न दे दिया जाएगा, उसमें 4 ऑप्शन देंगे, उसमें से कोई क्वेश्चन करना है। तो इस और वह भी OMR सीट पे। OMR सीट में मतलब ऐसा कि 10वीं 12वीं तुम लिखते थे कॉपी में, इसमें लिखना नहीं है। जिस नंबर का क्वेश्चन सही है ABCD 4 ऑप्शन में से, उस नंबर को तुम्हें उस प्रश्न क्रमांक के उस ABCD में से एक को किसी को काला करना है या नीला करना है। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। जब तुम प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर लेते हो तब फिर तुम्हें मुख्य परीक्षा देनी होती है। कौन सी परीक्षा देनी होती है? मुख्य परीक्षा देनी होती है। और मुख्य परीक्षा जो होती है वह कैसी होती है? लिखित होगी। कैसी लिखित? जैसे 10वीं 12वीं में तुम देते हो 2 नंबर के प्रश्न, 3 नंबर के, 5 नंबर के, 10 नंबर के। इस प्रकार से इसमें भी राज्य मुख्य परीक्षा में भी पेपर होते हैं और मुख्य परीक्षा में लिखित पेपर होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। फिर इसके बाद लिखा है तीसरा चरण जो है साक्षात्कार। साक्षात्कार का अर्थ है मौखिक परीक्षा। कैसी परीक्षा? मौखिक परीक्षा होगी, यानी तुमसे मौखिक क्वेश्चन किए जाएंगे, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें विशेष ज़्यादा मौखिक परीक्षा में टेंशन लेने की बात नहीं है। बहुत से लोग मौखिक परीक्षा में घबरा जाते हैं, इसमें घबराने की बात नहीं है। तुम्हारा प्री और मेंस इस परीक्षा में मुख्य पेपर होता है। यदि आपके मुख्य और प्री के क्वेश्चन मेंस में नहीं जोड़े जाते, इस बात को ध्यान रखना। यह पहला जो प्रारंभिक पेपर होगा, यह केवल क्वालिफाइंग होगा। जब आप प्री परीक्षा को क्वालिफाई कर लेंगे तब आपको मेंस परीक्षा देने के लिए मिलेगी, ठीक है। आशा करते हैं हम आगे बढ़ते हैं कि तीनों चीज़ समझ में आ गई होगी। पहले प्री टेस्ट होगा, फिर मुख्य परीक्षा होगी और फिर इसके बाद साक्षात्कार। जब प्रारंभिक परीक्षा होगी, जब प्रारंभिक परीक्षा में क्वालिफाई हो जाओगे यानी पास हो जाओगे, तब आपको मुख्य परीक्षा देने को मिलेगी। जब आप मुख्य परीक्षा में क्वालिफाई हो जाओगे, पास हो जाओगे, तब फिर आपको साक्षात्कार के लिए यानी इंटरव्यू के लिए यानी मौखिक परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। क्लियर है? चलो अब हम देखते हैं कि जो प्री टेस्ट होगा उसमें हमसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है, हमसे पूछा क्या जाएगा, ठीक है। पूछने से पहले एक बार फिर देख लो कि जो प्री परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, क्या होगी? जो प्रारंभिक परीक्षा होगी, उस प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न होते हैं, ठीक है। तो देखो लिखा कि प्रारंभिक परीक्षा में वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहुविकल्पी प्रश्न, ठीक है, कि 2 प्रश्न पत्र होंगे। ध्यान रखना, प्रत्येक प्रश्न पत्र की रचना निम्नलिखित अनुसार की जाएगी। यानी जो प्रारंभिक परीक्षा दो उसमें कुल कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे, ठीक है। कितने पेपर होंगे? 2 पेपर होंगे। एक प्रथम प्रश्न पत्र और दूसरा द्वितीय प्रश्न पत्र। इस बात को जरूर ध्यान रखना कि यह दोनों पेपर उसी दिन ही होते हैं। एक दिन में 2 पेपर होते हैं। कितने होते हैं? एक दिन में 2 पेपर। एक होता है सामान्य अध्ययन, ध्यान रखना, यह 2 घंटे का होगा। कितने का होगा? 2 घंटे का होगा और 200 अंक का होगा। यानी 100 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित होंगे, ठीक है। 2 घंटे का होगा। कितने का होगा? 2 घंटे का। और इसमें सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन होंगे। आगे इसके बारे में बताया जाएगा कि सामान्य अध्ययन में क्या पूछा जाएगा, सभी लोग जानते हैं। फिर द्वितीय प्रश्न पत्र होगा सामान्य अभिरुचि परीक्षण। क्या होगा?
सामान्य अभिरुचि परीक्षण, सामान्य अभिरुचि परीक्षण, यानी जिसको तुम रीजनिंग के नाम से खासकर जानते हो। किसके नाम से? रीजनिंग के नाम से। इस प्रकार का एक टेस्ट होगा और 2 घंटे का होगा और 200 अंकों का होगा। इसमें कुछ हिंदी के जैसे आप लोग गद्य पद्य पढ़ते हो, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आते हैं सामान्य अभिरुचि में, और फिर उसके माध्यम से भी तुम्हारी बौद्धिक परीक्षा ली जाती है। और जो रीजनिंग के अल्फा क्या नाम से अंक गणती ये क्वेश्चन हल्के थोड़ी बहुत होते हैं, और रक्त संबंध है आदि की संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगा इसमें। आगे देखो, इसको धीरे धीरे चर्चा आगे करते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं। तो इतना अभी हमें ध्यान रखना है कि जो प्रारंभिक परीक्षा होती है उसमें 2 पेपर होते हैं, एक में सामान्य ज्ञान की जानकारी और एक में रीजनिंग। इतना कुल है। आगे देखते हैं आगे कैसा क्या है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। यह परीक्षा केवल छानबीन परीक्षण, छानबीन मतलब केवल प्रारंभिक परीक्षा है और इसमें केवल क्वालिफाई होना होता है। क्या? मुख्य परीक्षा के लिए क्या है? मुख्य परीक्षा हेतु योग्यता देखना है कि तुम मुख्य परीक्षा में बैठने के लायक हो या नहीं, और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए चुना जाता है। ठीक है, और मुख्य परीक्षा हेतु योग्य आहार घोषित किया जाता है और अंतिम चयन सूची केवल मुख्य परीक्षा तथा साक्षात प्राप्त अंकों के आधार पर निर्मित की जाती है। देखो, प्रारंभिक परीक्षा यदि पास कर लोगे तो ये मत सोचना कि अब तुम्हारा सिलेक्शन ही हो गया। नहीं, प्रारंभिक परीक्षा जब तुम पास करोगे तब तुम्हें मुख्य परीक्षा में बैठने को मिलेगा, और जब मुख्य परीक्षा पास करोगे तो ये भी नहीं सोच लेना कि हमको बैठने को मिला, फिर तुम्हें साक्षात्कार यानी इंटरव्यू देना पड़ेगा, और फिर मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू दोनों के अंक जोड़ करके, ठीक है, और लास्ट में एक चयन सूची बनाई जाएगी। क्या बनाई जाएगी? अंतिम चयन सूची बनेगी, और फिर उसके अनुसार क्या होता है? चयन होता है। ध्यान देना है अब तुम आगे कि दोनों प्रश्न पत्र कैसे होंगे? बहुविकल्पी आधार के होंगे। दोनों प्रश्न पत्र कैसे होंगे? वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर होंगे। यानी जैसे 10वीं में देखा ना तुमने कि एक प्रश्न दे दिया और फिर उसमें 4 ऑप्शन दे, आ बा सादा या ABCD दे देते ना, देते उस प्रकार से होगा। और प्रत्येक प्रश्न पत्र के लिए कितने होंगे? 2 अंक होंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे, और प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे। जब 100 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक होंगे तो पेपर कितने का हुआ? 200 अंकों का होगा। कितने अंकों का होगा? 200 अंकों का होगा। ध्यान रखना, एक पेपर 200, दूसरा 200 का, तो 400 का, 2-2 घंटे के लिए होगा। ठीक है, और प्रश्न पत्र हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में होंगे, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं, देखते हैं जो इसमें मुख्य जानकारी आपके लायक है, हम वो जानकारी दे रहे हैं और कुछ नहीं। ठीक है, ध्यान रखना जो तुम्हारे योग्य है जानकारी, इसमें केवल उतनी ही जानकारी दी जाएगी। चलो अब हम देखते हैं। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि जो मुख्य परीक्षा होती है उसमें 2 प्रश्न होते हैं, 2 प्रश्न पत्र होते हैं, 2 पेपर देने पड़ते हैं, एक दिन में ही दोनों पेपर होते हैं। ठीक है, प्रथम प्रश्न पत्र जो होता है उसमें सामान्य अध्ययन पूछी जाती है, यानी सामान्य ज्ञान की चर्चा होती है। दूसरे में रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं, ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं कि किस प्रकार का सिलेबस है, सामान्य अध्ययन का पेपर कैसा है। तो ध्यान रखो, चलो हम देखते हैं। सामान्य ज्ञान में हमसे क्या पूछा जाएगा? प्रथम प्रश्न पत्र जो होगा टेस्ट, प्रथम प्रारंभिक परीक्षा का, यानी प्री टेस्ट का। किसका? प्री टेस्ट का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। आप हो सकता है उसको वीडियो को रोक रोक करके या वीडियो को बार बार देख करके और इनको लिख सकते हो। ठीक है, मध्य प्रदेश का इतिहास, संस्कृति और साहित्य। मध्य प्रदेश का इतिहास पूछा जाएगा और मध्य प्रदेश की संस्कृति तथा मध्य प्रदेश के साहित्य पूछे जाएंगे। क्या पूछे जाएंगे? किसमें? प्री टेस्ट में, जो पहला टेस्ट होगा तुम्हारा उसमें, सामान्य ज्ञान के, सामान्य अध्ययन के पेपर में।
तो मध्य प्रदेश के इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश, मध्य प्रदेश के इतिहास में जो घटनाएं घटी हुई हैं, ठीक है, वो पूछा जाएगा। और प्रमुख राजवंश कौन कौन से राजवंश थे, जैसे सिंधिया, होलकर, चंदेल आदि जो तुमने जो देखे हैं मध्य प्रदेश के, वो राजवंश पूछे जाएंगे। ठीक है। स्वतंत्रता आंदोलन मध्य प्रदेश का योगदान, कि जब स्वतंत्रता आंदोलन था तो मध्य प्रदेश में किन किन लोगों का योगदान रहा है, जैसे झांसी की रानी आदि, और आगे पीछे हैं 1857 की झांसी की रानी, है ना, आदि। ठीक। मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कला, ठीक है, इसके बारे में भी, स्थापत्य कला यानी जैसे मंदिर भवन आदि निर्माण वाली कलाएं हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, जैसे भील, गोंड, है ना, भारिया, सहरिया आदि, ठीक, आदिवासी समुदाय से जुड़ी हुई हैं। तो मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां। मध्य प्रदेश के प्रमुख त्योहार, लोक संगीत, लोक कला एवं लोक साहित्य। प्रमुख त्योहार होली, दिवाली, फाग, दशहरा, ठीक है। लोक संगीत जो राई वगैरह आदि हैं, लोक कलाएं और लोक साहित्य, ठीक है। मध्य प्रदेश के प्रथम साहित्यकार एवं उनकी कृतियां। मध्य प्रदेश के प्रमुख साहित्यकार और उनकी कृतियां, कहने का अर्थ ये है कि हिंदी जो लेखक पुस्तक हैं उन पुस्तकों के लेखककार, ठीक है, और पुस्तकों के लेखक और पुस्तकों के नाम। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल जैसे खजुराहो, ठीक है, चित्रकूट, उज्जैन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। तो मध्य प्रदेश के बारे में तुमसे इतना पूछा जाएगा, इस चीज़ को देख लो। और भी आगे है लेकिन अभी फिलहाल इतना देख लो, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। जो सिलेबस में है हमें सबसे पहले उसी को कंप्लीट करना है। इसके बाद हम और कुछ यदि पढ़ना चाहते हैं तो देख सकते हैं। तो इतिहास के बारे में होगा, फिर भूगोल के बारे में मिलेगा, राजनीति के बारे में मिलेगा, वो अलग अलग चीज़ है। फिर भारत, मध्य प्रदेश का इतिहास होगा। भारत के इतिहास से तुमसे प्रारंभिक परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत के इतिहास की प्रमुख विशेषता, यानी प्राचीन काल में, मध्यकाल में भारत के इतिहास की विशेषताएं क्या थी, घटना एवं उनकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था, यानी जिसने इतिहास पढ़ी होगी उसे जानकारी होगी। 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन, कैसे, पुनर्जागरण काल, यानी 19वीं और 20वीं शताब्दी में सामाजिक तथा धार्मिक सुधार आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष तथा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। स्वतंत्रता संघर्ष यानी स्वतंत्रता आंदोलन। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत सारे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण एवं पुनर्गठन। भारत का एकीकरण और पुनर्गठन यानी पटेल के समय घटित घटना, ठीक है। स्वतंत्रता के पश्चात भारत का राष्ट्रीय एकीकरण, पुनर्गठन। इसके बाद मध्य प्रदेश का भारत का इतिहास होगा। भारत के इतिहास से 4 ऑप्शन है, इस प्रकार इतना पूछा जाएगा। और इसके बाद जो पहले था मध्य प्रदेश का इतिहास, मध्य प्रदेश के इतिहास के बारे में चर्चा हो गई। अब मध्य प्रदेश का भूगोल तुमसे पूछा जाएगा। और मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत एवं पर्वत श्रृंखलाएं, क्या पूछा जाएगा, मध्य प्रदेश के वन, वनोपज, वन्यजीव, नदियां, पर्वत श्रृंखलाएं। मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश के प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, ठीक है, यानी बॉक्साइट, है ना, बॉक्साइट, हीरा आदि के बारे में जो जानकारी होगी, संगमरमर, चूना, जो खनिज पदार्थ, कोयला, इनके स्थान या जो भी चीज है, यानी प्राकृतिक खनिज से संबंधित क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे। मध्य प्रदेश के परिवहन में खासकर अभी तक तुमने जो देखा है, तो मध्य प्रदेश के परिवहन में मुख्य रूप से तुमसे अभी तक जो प्रश्न पूछे गए हैं एमपीपीएससी में, वह यही पूछे गए हैं कि कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग कहाँ जाता है खासकर, है ना, या रिंग रोड कहाँ है। इस टाइप के क्वेश्चन खासकर परिवहन में पूछे गए हैं, और भी अलग से पूछे जा सकते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश के परिवहन को तुमको पढ़ना ही है। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना है, ठीक है, मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजना, ये भी पूछी जा सकती है, मध्य प्रदेश की सिंचाई परियोजना और मध्य प्रदेश की विद्युत परियोजना। मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन एवं कृषि आधारित उद्योग।
मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन और कृषि आधारित उद्योग, यानी कृषि से चलने वाले जो उद्योग हैं वो का कैसे हैं। मध्य प्रदेश में कृषि की स्थिति कैसे, यानी कहने का यह है कि वर्तमान में कितने कितने लाख कुंटल टन गेहूं की उपज हुई, सरसों की उपज कितनी हुई, है ना, कौन सी फसल कहाँ होती है ना, और रबी में फसल कौन बोई जाती है। इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो मध्य प्रदेश के बारे में ही पूछा जाएगा। तो मध्य प्रदेश का भूगोल हो गया। अब मध्य प्रदेश के भूगोल में कितना क्या पूछना है, इतना विशेष नहीं पढ़ना तुमको। जो इसमें है हमें पहले इन एक एक चैप्टरों को लिख लेना चाहिए अपनी डायरी में, जो नोट्स है तुम्हारे उसमें एक एक चीज़ को कंप्लीट। और जब एक एक चीज़ को कंप्लीट कर लोगे तो सिलेबस में कम से कम 80% तो आएगा कि नहीं आएगा। मानते हैं 100 क्वेश्चन आएंगे पूरे सिलेबस में, 100 में से मान लो लोग कहते हैं कि पेपर आउट ऑफ सिलेबस था, सिलेबस के बाहर से जो प्रश्न दिए वो नहीं है। अरे ऐसा नहीं होता, बस हमारे समझने का अंतर होता है। तो इस बात को ध्यान रखना, हमें क्या करना है, सिलेबस को पहले कंप्लीट करेंगे। मान लेते हैं तुम्हारे 20 क्वेश्चन अगर कहीं से आ जाएंगे, लेकिन 80 तुमने सिलेबस को अच्छी तरह से कवर किया है तो 80 क्वेश्चन तो बनेंगे तुमसे। और जब 80 बनेंगे तो तुम क्वालिफाई हो जाओगे, और 20 में से भी कुछ बन जाएंगे। यदि सिलेबस से बाहर भी होंगे 20 क्वेश्चन, 2-4 तो बन ही जाएंगे, नहीं बनेंगे भी 2-4 तो 2-4 तुक्का लग जाते हैं। तो 84-85 क्वेश्चन तुम सही करते हो, 85 क्वेश्चन सही किए तो 8 दूनी 16, 5 दूनी 10, 170 अंक आ गए एक पेपर में, जो प्रथम पेपर होता है, और उसी से मेरिट लिस्ट बनती है मेंस के लिए। तो मेरा तो यही मानना है कि हमें सिलेबस के अनुसार तैयारी करनी चाहिए। हम आगे और बढ़ते हैं तो हमें संपूर्ण सिलेबस की जानकारी देते हैं। फिर इसके बाद हमसे मध्य प्रदेश का भूगोल पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? मध्य प्रदेश का भूगोल। तो मध्य प्रदेश के भूगोल में क्या है, भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश, वो भारत का भूगोल, भारत में विश्व का भूगोल है। मध्य प्रदेश के भूगोल के बाद क्या है? मध्य प्रदेश के भूगोल के बाद भारत का भूगोल, भारत एवं विश्व का भूगोल। किसका? भारत एवं विश्व का भूगोल। तो भौतिक भूगोल यानी भौतिक विशेषताएं, प्राकृतिक प्रदेश यानी पठार, कौन सा पठार कहाँ है ना, कौन सा पर्वत कहाँ है, इस टाइप की होगी भौतिक में। प्राकृतिक से वन, खनिज संपदा, जल, कृषि, वन्य जीव, राष्ट्रीय उद्यान। तो राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, यानी पन्ना नेशनल पार्क कहाँ है, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, इस प्रकार के। वन्य जीव, कौन सा वन्य जीव किस राष्ट्रीय उद्यान में पाया जाता है। कृषि, जल, जल के बारे में, वन और खनिज के बारे में, ठीक है। तेंदुपत्ता आदि के बारे में पूछते हैं कि तेंदुपत्ता कहाँ पाया जाता है, किस पतझड़ वन कहाँ है, इस प्रकार के जो होंगे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सामाजिक भूगोल, जनसंख्या संबंधी, जननांग की वायु, यानी खासकर वैसे हम इकोनॉमिक्स से इसको जोड़ देते हैं। तो ध्यान रखा, जननांकी और जनसंख्या से संबंधित क्वेश्चन भी पूछे। आर्थिक भूगोल, प्राकृतिक एवं मानवीय संसाधन, उद्योग, यातायात के साधन, विश्व के महाद्वीप, देश, महासागर और नदियां, यानी भारत में बहने वाली नदियों के नाम, ठीक, उनकी लंबाई, विश्व की सबसे बड़ी नदी, छोटी नदी जो क्वेश्चन होते हैं वो, पर्वत कौन से कहाँ पर हैं, विश्व के पर्वत और देश के पर्वत, ठीक। विश्व के प्राकृतिक संसाधन पूछे जा सकते हैं, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, यानी सौर ऊर्जा और जल ऊर्जा आदि के बारे में तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं भूगोल से, ठीक है। फिर राज्य की संवैधानिक संस्थाएं, क्या पूछा जाएगा तुमसे? राज्य की संवैधानिक संस्थाएं, राज्यपाल कौन है, मंत्रिमंडल से क्वेश्चन, कोई कौन सा मंत्री कौन है, विधानसभा अध्यक्ष कौन है, ठीक है, न्यायाधीश कौन है, न्याय से संबंधित कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायती राज नगरीय प्रशासन व्यवस्था, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत से संबंधित क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इनके गठन, ठीक है, का समय आदि क्वेश्चन से पूछे जा सकते हैं। राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांग की जनगणना, मध्य प्रदेश का आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश के प्रमुख उद्योग, इसमें से खासकर प्रमुख उद्योग ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इसको ध्यान रखना। मध्य प्रदेश की जातियां, अनुसूचित जातियों, जनजातियों तथा राज्य की प्रमुख कल्याणकारी योजना, इन 2 चैप्टरों को विशेष गौर करना है, इस बात का ध्यान रखना। इन 2 चैप्टरों को गौर करना है, ठीक है। इनको आप लिख भी सकते हो। चलो, इसके बाद जो क्वेश्चन है
भारत का संविधान, शासन प्रणाली, अर्थव्यवस्था। भारत का संविधान, खासकर तुमने एमपी बोर्ड में चलने वाली पुस्तक 11वीं की राजनीति में भारत का संविधान एक पुस्तक चलती है, उसको देख सकते हो, उससे भी अध्ययन कर सकते हो। अन्य बुक्सों अन्य जो बुक हैं उससे भी अध्ययन कर सकते हो। तो संविधान सभा का गठन, निर्माण, सदस्य आदि क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और संविधान सभा के पहले कुछ जानकारी 1919 का अधिनियम और 1935 का अधिनियम जो दिया गया है उसको भी पढ़ सकते हो। भारत शासन अधिनियम जो अंग्रेजों के काल स्वतंत्रता के पहले की घटना है। संघीय कार्यपालिका, राष्ट्रपति और संसद सभी को पता है। नागरिकों के मौलिक अधिकार, कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, संवैधानिक संशोधन, कौन से संशोधन कब हुए हैं, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास, विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय संस्था। ध्यान रखना कौन सी संस्था है, वित्तीय संस्था। तो वित्तीय संस्था जो है रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, सेबी और गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थाएं, इनके बारे में भी तुमसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और 7वें जो यूनिट है उसमें क्या पूछा, विज्ञान एवं पर्यावरण। विज्ञान के मौलिक सिद्धांत, भारत के प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी। अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के बारे में जो अभी फिलहाल परिचर्चा करते हैं तो चंद्रयान 2 या चंद्रयान 3 आदि जो भी चर्चा चलती है इनकी हम चर्चा करते हैं। पर्यावरण एवं जैविक विविधता, पर्यावरण एवं जैविक विविधता, पर्यावरण एवं जैविक विविधता, पारिस्थितिकी तंत्र, पोषण, आहार एवं पोषक तंत्र, मानव शरीर की संरचना विज्ञान से, जीव विज्ञान से, कृषि उत्पाद एवं तकनीकी, खाद्य प्रसंस्करण, ध्यान रखना, ठीक है। स्वास्थ्य नीति और स्वास्थ्य कार्यक्रम, ठीक है, जैसे मलेरिया आदि का जो है इससे संबंधित आदि जो जानकारी है ये है। स्वास्थ्य नीति एवं स्वास्थ्य कार्यक्रम, प्रदूषण, प्राकृतिक एवं आपदा प्रबंधन। अंतरराष्ट्रीय सामाजिक घटनाएं, ये करंट अफेयर्स की महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं स्थान, प्रमुख घटनाएं। प्रमुख घटना मतलब जो नई नई घटना घटी, कहीं एक्सीडेंटल, कहीं कोई खिलाड़ी की मृत्यु हो गई, कहीं किसी अभिनेता की, किसी नेता की हो गई, इस प्रकार की जो कहीं बम ब्लास्ट आदि जो महत्वपूर्ण घटनाएं होती हैं, ठीक है, ऐसी। या कहीं पर्वत ही खिसक गया, उत्तराखंड में देखते देखते पर्वत हलचल होते हैं, ऊपर पत्थर है ना, ऐसे जो भी मुख्य घटनाएं हैं, प्रमुख घटनाएं होती हैं। जैसे वर्तमान में भी एमपी में चुनाव हुआ है ना, तो इससे संबंधित क्वेश्चन जो घटनाएं होती हैं वो क्वेश्चन आ जाते हैं। तो भारत मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थाएं, खेल संस्थान समझते हो ना, कि हॉकी एसोसिएशन कहाँ है, क्रिकेट एसोसिएशन मध्य प्रदेश में कहाँ है, कौन सा खेल ग्राउंड कहाँ पर है, किस खेल ग्राउंड का नाम क्या है, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार, ठीक है। पुरस्कार कहीं कहीं से भी हो सकते हैं, खेल के भी हो सकते हैं और अन्य पुरस्कार भी पूछे जा सकते हैं। सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, कक्षा 11 में भी एक पुस्तक चलती है और 12 में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, वो एक इलेक्ट्रॉनिक अलग है। रोबोटिक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस, इंटरनेट व सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स, ठीक है, ये क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद यह क्वेश्चन हो रहे हैं जो भी राजनीति से संबंधित है, भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग और मध्य प्रदेश पुलिस। और यही जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग है यह तुम्हारी परीक्षा लेता है, यानी इससे क्वेश्चन आने की भी ज़्यादा संभावना रहती है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, मानव अधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग, सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, राष्ट्रीय हरित अधिकरण और खाद्य संस्करण आयोग, ठीक है। ये सभी क्वेश्चन ये पुस्तक यूनिट बाय, आजकल पुस्तकें भी आती हैं, यूनिट बाय नहीं लेना चाहते हो तो
एम लक्ष्मीकांत, एम लक्ष्मीकांत जो है, एम लक्ष्मीकांत की एक बुक आती है राजनीति की, उसमें एक क्रम से दिए हुए हैं सभी संस्थान। तो आप देख सकते हैं कि कहाँ पर हमें कौन सी जानकारी मिलेगी। और राज्य सेवा प्रारंभिक परीक्षा के जो सामान्य अध्ययन का पेपर था, उसके सभी प्रश्न पत्र, सभी यूनिट वाई मैंने जानकारी दे दी है कि कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, कहाँ से कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब राज्य प्रारंभिक परीक्षा में जो लास्ट में द्वितीय पेपर होता है उसके बारे में, दूसरा प्रथम प्रश्न पत्र हमने पढ़ लिया, और अभी तक जो प्रथम प्रश्न पत्र पढ़ा उसमें वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं। कैसे क्वेश्चन आते हैं? वैकल्पिक क्वेश्चन आते हैं, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है, वैकल्पिक क्वेश्चन। इसी प्रकार द्वितीय प्रश्न पत्र होगा जिसे आप सामान्य अभिरुचि परीक्षण के नाम से जानते हैं, इसमें भी वैकल्पिक क्वेश्चन आएंगे। यानी टिक मार्क नहीं, उसे तुम्हें केवल गोला करना होता है। क्या गोला करना हो? तो प्रथम प्रश्न पत्र में भी, द्वितीय प्रश्न में। इस प्रकार से किसी प्रश्न में ए, बी, सी और डी इस प्रकार से ऑप्शन दिए रहते हैं, घेर गोला लगा रहता है। ठीक, क्या लगा रहता है? गोला लगा रहता है, जो मैं तुम्हें दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, इस प्रकार से मान लो 4 ऑप्शन दिए रहते हैं और जो सही रहता है हम उसमें क्या करते हैं, गोला लगा देते हैं। मान लो कि किसी कोई प्रश्न दिया है, ठीक है, तो मान लो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में, इस प्रकार का क्वेश्चन आया, उसमें 4 ऑप्शन दे दिए कि मोहन यादव, ठीक है, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, शिवराज सिंह, और तुम्हें पता है कि मोहन यादव सही है, तो तुम फिर उसमें क्या करोगे? ठीक है, उसको तुम क्या करते हो फिर, कि उसमें तुम कर देते हो फिर गोला। उसमें हम गोला करते हैं। तो मान लो मोहन यादव हमारा ए नंबर में सही है, तो हम उसको इस प्रकार से गोल भर देते हैं। क्या कर देते हैं? इस प्रकार से हम उसे गोल करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से करना है, पूरा गोला करना है। इस बात को ध्यान रखना कि कहीं पर भी वो वाइट ना दिखे या जो भी है। ठीक है, और हम ब्लैक या ब्लू पेन से ही करना है। ठीक है, इसमें कुछ सही गोला नहीं आया है तो ध्यान रखना है, तो हमें बिल्कुल एकदम वो करना है। ठीक है, हाँ, लेकिन संपूर्ण भर जाना चाहिए, दिखाई नहीं देना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना। इस प्रकार के क्वेश्चन होंगे और इस प्रकार से तुम्हें गोल करना है, इतना ध्यान रखना है। अद्वितीय प्रश्न संचार कौशल सहित अंतर व्यक्तिक कौशल, तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक निर्णय लेना, समझना, मानसिक योग्यता। ठीक है, चार्ट ग्राफ तालिका, कक्षा 10वीं आधारभूत संख्या, इसमें कुछ विशेष नहीं है। इसका मैं किसी दिन एक पेपर डाल दूंगा। क्या डालूंगा? इसका मैं एक पेपर डाल दूंगा ताकि तुम लोग ये समझ सको कि इसमें जो रीजनिंग आती है किस टाइप की आती है, क्वेश्चन जो आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। तो मैं MPPSC का जो है, ठीक है, कोई भी एक सॉल्व्ड पेपर ये डाल दूंगा, या एक छोटी सी वीडियो बना करके केवल दिखाने के लिए तुम्हें वीडियो डाल दूंगा। तो इस बात को ध्यान रखना है, या पेपर ही ऑनलाइन सॉल्व करवा दूंगा किसी दिन। ठीक है, तो आप इस बात को ध्यान रखें और इस तैयारी को लेकर के थोड़ी सतर्क हो जाए। कुछ नहीं है, यदि आप ठान लें तो सफलता जरूर मिलेगी। कहा गया है कि मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन से हार गए तो हार निश्चित है, और यदि मन से जीत गए तो जीत निश्चित है। इस सिलेबस में कुछ नहीं है, कुछ विशेष नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम नहीं कर सकते, तुम सब कुछ कर सकते हो। आज की वीडियो यहीं पर हम समाप्त करते हैं। प्रथम वीडियो में मैंने प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस की जानकारी दी, कितने पेपर होते हैं इसकी जानकारी दी, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं इसकी जानकारी दी। अगला वीडियो हम डालेंगे, उसमें आपको मेंस के संपूर्ण पेपर की जानकारी देंगे। ठीक है, कि यहाँ तक कि कितने प्रश्न से लेकर के किस प्रश्न से लेकर के किस प्रश्न तक 3 नंबर का आएगा
और कृष्ण प्रश्न से लेकर के किस प्रश्न तक 5 नंबर का है, किस प्रश्न से लेकर के किस प्रश्न तक 10 नंबर का आएगा और लिखना कैसे है, ठीक है, तथा कितने शब्दों में लिखना है, इसकी संपूर्ण जानकारी के लेकर के मैं अगला वीडियो डालूंगा। और अगला वीडियो पाने के लिए हमारा कि उसके मेंस परीक्षा में कितने पेपर होते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट के होते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, हमें लिखना कैसा है, इन सब की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर लें और शेयर भी करें ताकि अधिक से अधिक ग्रामीण अंचल के बच्चों को यह जानकारी मिल सके, ऐसे निर्धन बच्चों को जानकारी मिल सके जो योग्यता और क्षमता तो रखते हैं परंतु अभाव की जानकारी के अभाव में और कुछ कर नहीं पाते, अपनी प्रतिभा को जो दबा देते हैं। तो यह वीडियो आप सभी तक शेयर जरूर करें, इस बात का विशेष ध्यान रखना। नमः संस्कृताय। और आप सभी बच्चों को, आप सभी छात्रों को भी मेरे नमस्कार, धन्यवाद।